हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम कंपनी का मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, फीचर्स और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेटेड व्हील की क्विक रीजन करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे कंपनी का मीनिंग क्या है। कंपनी वर्ड है वो डायरेक्ट हुआ है लैटिन वर्ड से कंपनी से, जो कि टू वर्ड से मिलकर बना है, कम और पेनिस। कम का मतलब होता है टुगेदर, पेनिस का मतलब होता है ब्रेड। इन दोनों का मिलकर कंबाइन कंपनी का मीनिंग क्या बना कि कंपनी क्या है, ग्रुप ऑफ पर्सन है जो कि एक साथ मिलकर किसी भी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। एक कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग ए सेपरेट एंटिटी विद ए प्रिफरेंशियल सक्सेस एंड ए कॉमन सील। अब इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। फीचर्स जो कि हैं वो इसकी कंपनी की डेफिनेशन से ही डेराइव्ड हुए हैं। सबसे पहला हमारा इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मतलब क्या है कि कंपनी को स्टार्ट करने से पहले उसका रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, और वो नीडेड होता है इनकॉर्पोरेट करने के लिए। अब हमारा सेकंड पॉइंट है आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन क्यों है? क्योंकि उसका नेचुरल बर्थ नहीं हुआ होता, जैसे कि हमारा नेचुरल बर्थ होता है, वो क्रिएट की जाते हैं लॉ के अकॉर्डिंग। अब कंपनी जो कि है एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो एक पर्सनली अपीयर नहीं हो सकती कोर्ट में, जैसे कि एक नेचुरल पर्सन अपीयर हो सकता है कोर्ट में। लेकिन एक कंपनी जो कि है बाय और सेल कर सकती है प्रॉपर्टी को, और एक आर्टिफिशियल पर्सन है वो एंटर कर सकता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है कि एक कंपनी और उसके मेंबर जो कि हैं दोनों सेपरेट माने जाएंगे। कोई भी कंपनी है वो किसी मेंबर का नाम को यूज़ करे बिना कोई भी प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं और बोरो कर सकते हैं मनी को, और किस कोर्ट में फाइल कर सकते हैं केस अगेंस्ट थर्ड पार्टी। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिफरेंशियल सक्सेस। प्रिफरेंशियल सक्सेस का मतलब क्या है कि कंपनी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे मेंबर आए या जाए, कंपनी को उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कंपनी के शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर चेंज हो, उससे कंपनी को कोई इफेक्ट, कंपनी में कोई चेंज नहीं आता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा कॉमन सील। कॉमन सील बेसिकली हमारा क्या होता है कि एक सिंबल होता है या एक सिग्नेचर होता है जो कि कंपनी के डॉक्यूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट पर वो मतलब कि लगा हुआ होता है। जब कोई भी डॉक्यूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया जाता है, तो अगर वो कंपनी के बिहाफ पर, तो वो उस पर जो कि है वो कॉमन सील जो कि लगी होती है। कॉमन सील जो कि एक ही होती है, जो कि जब हम कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वो हमें उस टाइम पर मिलती है। और उसका यूज़ जो कि है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कंपनीज एक्ट 2013 होता है, उसके अकॉर्डिंग यूज़ करना होता है। लेकिन जब कंपनी का अमेंडमेंट हुआ 2015 में, उसमें क्या कहा गया कि कंपनी का कॉमन सील होना मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है लिमिटेड लायबिलिटी। जो कंपनीज के मेंबर्स होंगे या शेयर होल्डर्स होंगे, उनकी लायबिलिटीज जो कि है लिमिटेड मानी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है नंबर ऑफ शेयर। पब्लिक के केस में हमारा जो मेंबर्स है वो मिनिमम जो कि 7 मेंबर है और मैक्सिमम नो लिमिट है। प्राइवेट के केस में क्या है कि मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 200 मेंबर्स होने चाहिए, एक्सक्लूडिंग प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। पब्लिक कंपनी के केस में जो कि हमारा ट्रांसफ़र ऑफ शेयर है वो फ्रीली होता है। प्राइवेट के केस में भी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर होता है, लेकिन उसमें कुछ बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन आती हैं शेयर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि हमारा प्राइवेट कंपनी के केस में हम फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते अपने शेयर को। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेटेड व्हील। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेटेड व्हील का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमने देखा कि सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मेंबर और कंपनी के बीच में जो कि है एक पर्दा माना जाता है, लेकिन कई बार जो मेंबर्स या डायरेक्टर या शेयर होल्डर्स होते हैं उस बात का फ़ायदा उठाते हैं और कंपनी के बिहाफ, कंपनी का नेम को यूज़ करके अपने पर्सनल प्रॉफिट को गेन करना स्टार्ट करने लग जाते हैं। जब लोगों को ऐसा पता लगता है,
तो वो क्या करते हैं, उस पर्दे को हटाते हैं और उसे हम कहते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेटेड विल। लो विल भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेटेड विल टू वे में करता है। एक तो होता है अंडर सैचुरेटेड प्रोविजन और दूसरा होता है हमारा अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं अंडर सैचुरेटेड प्रोविजन। इसमें हम सबसे पहले पॉइंट देखेंगे रिड्यूसिंग ऑफ मेंबर बिलोइंग सैचुरेटेड लिमिट। हमने देखा था उसके फीचर्स में कि जो पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के केस में है, मेंबर की लिमिट है वो डिफाइन करी होती है। अगर उससे कम लिमिट है किसी भी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी की और वो अपने बिजनेस को रन कर चुके हैं 6 मंथ से ज़्यादा, तो उस केस में लाइबिलिटी अराइज होगी और वो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेटेड विल होगी। और जिन भी मेंबर्स को उसके बारे में पता होगा वो लाइबल होंगे उस लाइबिलिटी को पेमेंट करने के लिए, चाहे उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड ही क्यों ना हो। सेकंड पॉइंट हमारा आता है एस्टिमेटिंग द रिलेशनशिप ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी कौन कौन सी होती है। मान लीजिए कि ए और बी दो कंपनी है। ए ने 51% ऑफ शेयर या उससे ज़्यादा शेयर हैं वो बी कंपनी के होल्ड कर रखे हैं। तो ए क्या है, हमारी होल्डिंग कंपनी है और बी क्या है, हमारी सब्सिडरी कंपनी है। अब लॉ के अकॉर्डिंग क्या माना गया है कि जो होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी है वो कुछ भी एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे तो वो खुद ही लायबल होंगे उस एक्टिविटी को करने के लिए। जब कोई भी होल्डिंग कंपनी है वो होल्ड करती है किसी भी शेयर्स को, तो उस केस में उसे 4 डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच करने होते हैं। वो 4 डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं, यानी कि उस होल्डिंग कंपनी को एक कॉपी ऑफ बैलेंस शीट ऑफ सब्सिडी कंपनी अटैच करनी होगी, एक कॉपी ऑफ इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अटैच करनी होगी, एक कॉपी ऑफ रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अटैच करनी होगी, एक कॉपी ऑफ रिपोर्ट ऑफ इट्स ऑडिटर्स की कॉपी है वो अटैच करनी नेसेसरी होगी जब वो किसी भी कंपनी के शेयर्स को होल्ड करेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इन्वेस्टिगेटिंग द अफेयर ऑफ ए कंपनी। इन्वेस्टिगेटिंग द अफेयर ऑफ ए कंपनी में हम क्या देखेंगे कि जब भी मेंबर्स को ऐसा लग रहा है कि जो मैनेजमेंट है कंपनी की वो उनके भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है या उनको ऐसा उनसे जो कि बात जो कि कंपनी से रिलेटेड छुपाई गई है, तो उस केस में उन मेंबर्स को राइट देता है लॉ कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं अपने कंपनी के अफेयर से रिगार्डिंग, जो कि इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। उनको ये राइट जो कि दिया गया है लॉ के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इन्वेस्टिगेटिंग फ्रॉडली ट्रेडिंग। इसमें हम देखेंगे कि जब भी कोई कंपनी है वाइंडिंग अप होती है, वाइंडिंग अप के टाइम पे उन्हें एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करना होता है और वो लिक्विडेटर क्या है, ट्रिब्यूनल को उसके रिगार्डिंग सभी इंफॉर्मेशन जो कि प्रोवाइड करवाता है। जब लिक्विडेटर को ऐसा लगेगा कि जो कंपनी है वो बनाई ही इस पर्पज़ से है कि वो अपने क्रेडिटर के साथ फ्रॉड कर सके, तो उस केस में क्या होगा कि वो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेटेड विल का प्रिंसिपल है अप्लाई होगा और जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे वो लाइबल होंगे उस लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कंपनी नेम। यानी कि जब भी कोई कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट या डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है उस पर अगर कंपनी का नेम जो कि है मेंशन नहीं होगा, तो उस केस में वो जो पर्सन उस जिनको पता होगा तो वो उस केस में लाइबल होंगे लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है इन्वेस्टिगेटिंग कंपनी ओनरशिप। इस पॉइंट में हम क्या देखेंगे, इस केस में देखेंगे कि गवर्नमेंट के पास ये राइट होता है कि वो इन्वेस्टिगेटर्स को अपॉइंट करके एक या एक से ज़्यादा इन्वेस्टिगेटर को अपॉइंट करके किसी भी कंपनी को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। ये गवर्नमेंट के पास ये राइट होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा नॉन रिटर्न ऑफ एप्लीकेशन मनी। यानी कि जब भी कोई कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है शेयर से रिगार्डिंग और विद इन 30 डे जब उसके सब्सक्रिप्शन है वो 90% से ज़्यादा 90% या 90% से
कम होंगे तो उस केस में जिन्होंने एप्लीकेशन की थी उन शेयर से रिगार्डिंग उन्हें उनके मनी को जो कि है रिफंड, उनके एप्लीकेशन को रिफंड करना पड़ेगा विद इन 30 डे। ऐसा अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उस केस में वो लाइबल होंगे लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है मिस स्टेटमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस, यानी कि जब भी कोई कंपनी है प्रोस्पेक्टस इशू करती है और उसमें कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन को छुपाती है या मिस रिप्रेजेंटेशन करती है किसी भी स्टेटमेंट का, तो उस केस में जो भी उस प्रोस्पेक्टस को बनाएंगे पर्सन वो लाइबल होंगे उस लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। इसमें बेसिकली हम फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू का मतलब है क्या है कि जब भी कोई कंपनी फॉर्म की गई है टैक्स को बचने के लिए टैक्स से बचने के लिए, तो उस केस में हमारा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेटेड बिल का प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लिख देते हैं, यानी कि कोई भी एक पर्सन है, वो एक रिच पर्सन है और उसे इनकम बहुत ज़्यादा इनकम जो कि है रिसीव हो रही है डिबेंचर और इंटरेस्ट से उसे बहुत ज़्यादा अमाउंट या इनकम जो कि है मिल रही है, और वो अपनी इनकम को टैक्स से बचाने के लिए क्या करता है कि अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके नेम पर अपनी कंपनी जो कि बना खुद की कंपनी जो कि बनाता है, और वो जो डिबेंचर और इंटरेस्ट से उसे इनकम मिल रही थी वो उन कंपनीज में लगा देता है और उन कंपनी से लोन की फॉर्म में उस मनी को लेता है। तो जब लोगों को ऐसा पता चलेगा तो वो क्या करेंगे, उस पर्दे को जो कि हटाएंगे और ये बताएंगे कि वो पर्सन है वो टैक्स से बचने के लिए इन कंपनीज का जो कि उसने फॉर्मेशन कर रखा है, बना रखी है वो कंपनी, और जो ये कंपनी है वो उसकी खुद की कंपनी है। तो इस केस में हमारा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेटेड विल का प्रिंसिपल अप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता हमारा प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड इनप्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा माना जाए कि वो उसमें फ्रॉड हुआ है तो उस केस में भी हमारा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेटेड विल का प्रिंसिपल अप्लाई होगा। यहाँ पर हम एक केस देख लेते हैं जो कि जोन्स वर्सेस लिपमैन का है। इसमें हम देखेंगे कि जो लिपमैन है इसने जॉन से ये वादा किया, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि वो अपनी लैंड है वो उसे जोन्स को बेचेगा, लेकिन उस लिपमैन का माइंड चेंज हो गया। उसने अपनी लैंड है वो अपनी खुद की ही कंपनी को बेच दी। अब जोन्स है वो कोर्ट में गया, केस लेके गया कोर्ट में। उसने कहा कि उसने मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करा था कि वो अपनी लैंड है वो मुझे बेचेगा। कोर्ट ने जो किया है प्रॉपर ऑब्जर्व किया सिचुएशन को और ये देखा कि उसने खुद की लैंड खुद की कंपनी को जो कि है बेच रखी है। तो उस केस में क्या होगा कि उसे लिपमैन को वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि फुलफिल करना पड़ेगा और वो लैंड है जो उसको देनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डिटरमिनेशन ऑफ एनिमी कैरेक्टर ऑफ ए कंपनी। इसमें हम एक केस स्टडी करेंगे जो कि है डेम्बलर कंपनी लिमिटेड और कॉन्टिनल रबर एंड टायर कंपनी के बीच में। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो जर्मनी सिटीजन्स हैं उन्होंने एक जर्मनी कंपनी को फॉर्मेशन किया, और वो जर्मनी कंपनी के जो जर्मनी सिटीजन्स हैं उन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई इंग्लैंड में। इंग्लैंड में अपनी कंपनी को जो कि इनकॉर्पोरेट किया। जो ये इंग्लैंड की कंपनी थी, इंग्लैंड में जो कंपनी फॉर्मेशन की थी उसका जो मैक्सिमम शेयर्स हैं वो जर्मनी सिटीजन्स ने ले रखे हैं एक्सेप्ट वन शेयर। और जो इंग्लैंड में जो कंपनी है उसे जो सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल है, जो मटेरियल की सप्लाई होती है वो जर्मनी कंपनी से सप्लाई हो रही थी। अब डेम्बलर ने इसके अगेंस्ट जो किया कोर्ट में केस किया कि वो उसके डेब्ट्स की पेमेंट जो कि करने से मना कर रहा है। ठीक है। अब कोर्ट में केस जाने के बाद उसने जो हमारी इंग्लैंड की कंपनी थी
उसने क्या बोला कि मैं उसे पेमेंट डेब्ट की पेमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि वो मेरे लिए अलाइन एनिमी है। अलाइन एनिमी का मतलब क्या होता है कि जब 2 कंट्रीज़ के बीच में वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है, तो उसके लिए वो जो सिटीजन्स हैं वो अलाइन एनिमी माने जाएंगे, यानी कि जो जर्मनी सिटीजन्स हैं वो क्या है, इनके अलाइन एनिमी हैं। तब कोर्ट में केस जाने के बाद जो डेमलर है उसने क्या आर्गुमेंट दिया कि वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी कि जो मेंबर्स हैं और वो कंपनी है वो तो जो कि है सेपरेट है। लेकिन कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया कि नहीं, ये जो कि है सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम शेयर हैं वो जर्मनी सिटीजन्स के पास हैं। इंग्लैंड की जो कंपनी है उसके मैक्सिमम शेयर हैं वो जर्मनी की सिटीजन्स के पास हैं। तो इसलिए ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मानी जाएगी। और जब किसी भी कंपनीज के बीच में, जब किसी भी 2 कंट्रीज के बीच में वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है और उस केस में अगर वो डेब्ट की पेमेंट कर रहे हो, तो वो अलाइन एनिमी माना जाएगा। और वो मनी है, वो ऐसा मानते हैं कि जो वो डेब्ट की पेमेंट करेंगे, वो अमाउंट जो कि है वो उस वर्ल्ड वॉर में यूज़ करेंगे हमारे अगेंस्ट। तो इसीलिए वो डेब्ट की पेमेंट जो कि नहीं करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड।